आज का ये वीडियो जेएनयू के बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए जो मैथ्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। मैथ्स का हम सबसे पहले थर्ड पेपर पढ़ेंगे। इसमें देखें तो 5 यूनिट है कुल। पाँच, और ये 2 किताबों में विभाजित है। एक किताब है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, और दूसरी किताब है हाइड्रोस्टैटिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स को हिंदी में कहते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। दृढ़ पिंड गतिकी। और दूसरी किताब का नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव स्थिति विज्ञान। अब एक देखा जाए तो पहले हम देखते हैं किस किस बुक में कि कौन कौन से यूनिट है और उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले रिजिड बॉडी डायनामिक्स में देखें तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में टोटल 2 यूनिट है जो फुल 5 चैप्टर है जी। उसमें बॉडी डायनामिक्स, इसका हिंदी नाम होता है दृढ़ पिंड गतिकी। इसमें 2 यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है वो देखते हैं। यदि आप रिजिड बॉडी डायनामिक्स की नौकार प्रकाशन से बुक लेते हैं तो ये डॉक्टर गोक्रू और टाकी, उसी बुक में से हमें चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो इस यूनिट में है, जिसमें क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। देखें तो इसको कहेंगे जड़त्व गुण और इसको कहेंगे गुणनफल जड़त्व। मेनली देखें तो मूवमेंट मीन्स होता है आगुण और इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। यदि इंग्लिश में यदि हमें ज़रूरत पड़ जाए कि वर्ड्स की, तो आगुण को तो मूवमेंट कहते हैं और इनर्शिया को जड़त्व कहते हैं। यदि प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल और इनर्शिया का मतलब हो गया जड़त्व, तो नॉर्मली किताब में यही लिखा हुआ है जो इस नेम से चैप्टर है, मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। उसका यदि सिंपली फॉर्म में देखें तो ये नाम हो सकता है। अब इसी के अंदर इसी यूनिट की सबसे बड़ी यूनिट है इस पेपर की, और इसी को हम पढ़ेंगे शुरू से। यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर सेकेंड में है थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसको हिंदी में कहेंगे तो समांतर अक्षों के पर में।
अब आता है चैप्टर नंबर 4, थर्ड नहीं है इसमें, चैप्टर नंबर 3 इसमें नहीं है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 कहता है कि भाई द एलेम्बर्ट सिद्धांत। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एलेम्बर्ट सिद्धांत। डी, इसे इंग्लिश में तो डी बोलते हैं, डी एल एम इसे हिंदी में कहेंगे द एलेम्बर्ट का सिद्धांत। हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। वैसे इसी चैप्टर के अंदर 5th चैप्टर का भी कुछ पार्ट आता है, जैसे 5th ए। 5 चैप्टर का नाम तो मोमेंट, मोशन, अबाउट ए फिक्स एक्सिस। या फिर ऐसे भी कह सकते हो मूवमेंट अलोंग दी ए फिक्स लाइन। जैसे कि मान लो ये पेन है, इस पेन के चारों ओर, तो ये फिक्स है, इसके चारों ओर हमें मूवमेंट को ही कहते हैं मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस या मूवमेंट अबाउट ए फिक्स एक्सिस। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं स्तर अक्ष के परित गति। एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे हम बीच में छोड़ेंगे। विथ डेरिवेशन हम एक एक फार्मूले को प्रूफ करेंगे, कैसे बनता है वो फार्मूला, कहाँ से आया, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो भी साथ में बताई जाएगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है, यदि पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें, लाइक कर देवें, और नहीं आए तो प्लीज़ एक बार और इसको देखें। यदि गलती दिखती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं इसको। यूनिट 2 में भी 5th का कुछ पार्ट आता है। 5th का कुछ पार्ट क्या है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 यूनिट 2 में भी है। इसमें आएगा द कंपोनेंट पेंडुलम, जिसे कहते हैं पिंड लोलक। जिसे कहते हैं पिंड लोलक। इसी के अंदर चैप्टर नंबर 6 भी आता है, जिसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन अंडर फिक्स्ड फोर्सेस, या फिर आप कह सकते हो द्विविमीय गति सीमित बलों के लिए, या फिर सीमित बलों के अधीन द्विविमीय गति। एक ही बात है। मोशन इन 2 डायमेंशन अंडर फाइनाइट फोर्स। जिसे हिंदी में कहते हैं सीमित बलों के अधीन द्विविमीय गति। ये जो चैप्टर है, ये 1st और 2nd ये इसी बुक में है। अब जो आगे के 3 यूनिट है, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, वो है हाइड्रोस्टैटिक्स से। हाइड्रोस्टैटिक्स में ये दोनों ये बहुत ही ईजी है, और नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द एलेम्बर्ट सिद्धांत से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे से एग्जाम्पल्स में पूछे जाते हैं। नॉर्मली हर एक एक्सरसाइज एक दो क्वेश्चन तो उड़ता ही उड़ता है, बट वी विल ट्राई ऑल एक्सरसाइज विथ एवरी क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ हम मिलकर सॉल्यूशन देखेंगे। यूनिट नंबर 3 जो कि
कौन सी बुक में है? द्रव स्थिति विज्ञान, हाइड्रोस्टेटिक्स। जिसे कहते हैं द्रव स्थिति विज्ञान। द्रव स्थिति विज्ञान कहता है, इसके अंदर 3 यूनिट है। यूनिट नंबर फर्स्ट, हाँ, द्रव स्थिति विज्ञान में यदि आप कभी मान लो कि नहीं मालूम हो, न्यू हो, तो इसकी बुक है भार्गव, अग्रवाल और जाट। यूनिट नंबर 3 इसके अंदर आता है। यूनिट नंबर 3 में अब इसी बुक का जो हाइड्रोस्टेटिक्स है, इसका चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 आता है इसके अंदर, और ये बुक सबसे इजी बुक है जो नॉर्मली आसानी से तीनों यूनिट के नंबरों को आसानी से कवर करवा सकती है। तो इसके अंदर देखेंगे गुरुत्वाधीन तरल दाब, जिसे कहते हैं फ्लड प्रेशर अंडर ग्रेविटी। और चैप्टर 2 के बाद चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसे कहते हैं समतलीय पृष्ठों पर तरल दाब। ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। ये पहले पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है, वैसे नॉर्मली बेसिक चीज़ें मालूम हो तो ये भी समझ में आ सकता है। समतलीय पृष्ठों पर तरल दाब, ये चैप्टर नंबर 3 है हाइड्रोस्टेटिक्स का। इसके अंदर ये और ये नॉर्मली एक पॉइंट पे कैसे प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा एक समतल पृष्ठ, कोई मान लो प्लेन ले लिया है, प्लेन पर हम कैसे फोर्स ज्ञात कर सकते हैं जो लिक्विड भरा हुआ उसका। कई बार एक रिंग दे देंगे, उसके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा अपने मन से भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग नॉनसेंस क्वेश्चन बनाएंगे जिस पे हमें सोचना पड़ेगा। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा बने। हमें नॉलेज लेना, न कि रटाफिकेशन करना है। कोशिश करते हैं। प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, फिर आता है यूनिट 4। फटाफट देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 को। इसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 है दाब केंद्र, और चैप्टर नंबर 5 है वक्र पृष्ठों पर परिणामी प्रणोद। प्रणोद क्या होता है ये बात, और परिणामी प्रणोद, प्रणोद क्या होता है वैसे नॉर्मली समझ लेते हैं। वक्र पृष्ठ है। अब प्रणोद मान लो अंदर की ओर लगने वाला होता है, वो प्रणोद बाहर खींचते हैं तो टेंशन लगता है। जैसे कि हमने ये कैप खींचा, मीन्स जो पेन का ढक्कन है इसको खींचे, तो इसका मतलब इसके ऊपर टेंशन लगा, टेंशन लगते ये खिंच गया। और प्रणोद अंदर की तरफ लगता है। नॉर्मली यदि हम इस तरफ से खिसकाएंगे, इस तरफ से, तो नॉर्मली इससे प्रणोद कहते हैं। और बाहर की ओर खींचते हैं तो इसको कहते हैं टेंशन, जिसे कहते हैं, टेंशन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप समझ जाइएगा, ठीक है। दाब केंद्र, दाब केंद्र सेंट्रल प्रेशर, और वक्र पृष्ठों पर परिणामी प्रणोद रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन कर्व्ड सरफेस। यूनिट नंबर 5 देख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में आएगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, प्लवमान पिंड मीन्स तैरता हुआ। प्लवमान, प्लवमान मीन्स होता है तैरना, प्लवमान पिंड मीन्स तैरता हुआ पिंड।
लिख देते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग बॉडी। और इसका सेवेंथ है, ये भी दोनों आपस में रिलेटेड है, तैरते पिंड का आपलों केंद्र। आपलों केंद्र क्या होता है, जो मान लो कि एक कटोरी है, कटोरी के अंदर मान लो हमने कोई पिंड रखा, तो जो बाहर की ओर जो पानी निकलेगा वो उस पानी का मेन, जो जितना पानी निकला उसका केंद्र कहाँ होगा, दैट इज़ कॉल्ड आपलो केंद्र। इसे पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मेरे यहाँ अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं छोटे से छोटा वीडियो बनाएं। केंद्र, ओके, इसे कह सकते हैं मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इसे हम आसानी से मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी भी कह सकते हैं। ये पांचों यूनिट है, फटाफटली हम वापस देख लेते हैं। रिजिड बॉडी, डायनामिक्स और हाइड्रोस्टैटिक की 2 बुक्स है पेपर 3 में। उसमें रिजिड बॉडी में तो 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, और हाइड्रोस्टैटिक में 3 यूनिट है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। हर एक में अलग अलग है, जो कि आप वीडियो को बार बार बीच में पॉज कर करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम अब आगे बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। ये रिजिड बॉडी बुक, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, जिसे कहते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। हाँ, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मेनली दृढ़ पीढ़ी होता क्या है, रिजिड बॉडी होती क्या है, मेन चीज़ देखें तो यदि नॉर्मल कहें तो जो हमारे घर में कोई भी चीज़ हो जो वो सॉलिड फॉर्म में हो, मीन्स ठोस फॉर्म में, और उसे हम आसानी से टच कर सकें। और यदि नॉर्मली गणित की भाषा में कहें तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है दृढ़ पिंड को डेफिनेशन में कहें, यदि ऐसी कोई चीज़ जिसके 2 बिंदुओं के मध्य दूरी हमेशा फिक्स रहे या फिर समान रहे तो हम उसे रिजिड बॉडी कह सकते हैं। इसको आसानी से यदि किस टाइप से कहते हैं, यदि किसी बॉडी या मीन्स पिंड के 2 बिंदुओं, कोई भी हो सकते हैं ये बिंदु, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी हमेशा समान या फिक्स रहे, इसे दृढ़ पिंड कहते हैं। अब यदि इंग्लिश में कहें तो इफ ए बॉडी have 2 point and these point every time and always have fixed distance is called rigid body। यदि इसे नॉर्मली इंग्लिश में कहें तो if a body which 2 point on it have always fixed distance is called दृढ़ पिंड या फिर रिजिड बॉडी।
अब आगे आते हैं, यदि इस रिजिड बॉडी में हमें नॉर्मली पढ़ना क्या है। वैसे फाइनल ईयर में पढ़ते हैं तो रिजिड बॉडी में हमें जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है। पहले ही के हमने जो सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो कुछ एक कटोरा होता था, कटोरे को हमने दीवार के सहारे रख दिया, उसके ऊपर हमने घर्षण बल मीन्स घर्षण बल, दूसरे और भी फोर्स, जैसे कि मान लो कि एक कटोरा रखा है, फिसल रहा है, तो उसके ऊपर कौन कौन सी क्रियाएं काम कर रही हैं, कौन कौन सी रिएक्शनें हो रही हैं, ये सब हम पढ़ते थे। अब घर्षण बल हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, उससे पहले जो फोर्स लगते थे उनके मूवमेंट लेते थे, सब पढ़ चुके हैं आघूर्ण। अब आ रहा है उसके अंदर जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या होता है, मेनली देखें तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है। मान लो हम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, ट्रेन के डिब्बे में मान लो ट्रेन चल रही है, एकदम से ब्रेक लगे फिर भी हम चल रहे हैं, तो जो हम पर रिएक्शन चल रही है और हम चल रहे हैं, वो जो क्रिया है उसे ही तो हम जड़त्व कहते हैं। तो अब बात आती है भाई बॉडी पे कैसे, रिजिड बॉडी पे कैसे जड़त्व लग रहा है, हम तो कहीं ट्रेन में ही नहीं चला रहे हैं। तो मेन बात ये होती है कि आपने मान लो कि इस पेन के चारों ओर मैंने एक रस्सी बांध दी और एक पत्थर बांध दिया, उसको घुमाया, मैंने पेन को रोक दिया, बट वो अभी भी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, यही तो है जड़त्व। अब ये घूम क्यों रहा है, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, इसके जो हमने क्रिया क्या क्या फॉर्मूले बनाने हैं, कैसे काम करता है वो फॉर्मूले नॉर्मली हमारी लाइफ में कैसे काम आते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नॉर्मली इसी अगले वीडियो में। हो सकता है कि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, जो अपलोड होने में अभी प्रॉब्लम की दिक्कत खड़ी करेगा, इसीलिए थोड़ा सा आज तक यहीं रोकते हैं। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट, यदि अच्छा भी नहीं लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ है जो गलत है। प्लीज़, थैंक यू।